तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 67 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे ने जीनू मोटे को जमीन में गिरा दिया होता है और जीनू मोटा उससे छूट नहीं पा रहा होता। लेकिन इतने में ही एक एंचॉल की तरह दिखने वाला बंदा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जीनू मोटे को बचाने वाला है। लेकिन जिस बंदे ने जीनू मोटे को पकड़ रखा होता है वो इसको कहता है, हे आखिर तुम कौन हो, इस सबसे बाहर रहो, बीच में मत आओ। लेकिन इस एंचॉल की तरह दिखने वाले बंदे की आंखों से आंसू आने लगते हैं। इन आंसुओं के साथ ये बंदा कहता है, वो मैं नहीं हूँ जो इस वक्त रो रहा है। मेरे सामने जो कुछ चल रहा है उसको देख के पूरा का पूरा MMA स्पोर्ट रो रहा है। तूने MMA को एक ऐसा टूल बना के रख दिया है जिससे तू लोगों को परेशान कर सकता है। अपने सामने इस तरीके का नजारा देख के सच में मेरा दिल टूट चुका है। इसलिए ये बंदा खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है, MMA स्पोर्ट, मैं इस बंदे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो बॉक्सिंग, मुझे माफ कर दो रेसलिंग, BJJ, कॉफेरिया, म्यूथाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन दूसरे वाले बंदे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता, इसलिए वो बहुत ही स्पीड में आता है इसके ऊपर एक टैकल अटैक करने के लिए। और ये बंदा किसी टाइम पे एंचॉल का स्लेव हुआ करता था, इसलिए मैं इसको स्लेव कह के बुलाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो सके हमें। तो खैर अभी स्लेव दूसरे बंदे की कमर पकड़ लेता है उसको गिराने के लिए। लेकिन दूसरा वाला बंदा बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और जीनू मोटे को बोल रहा होता है, तुझे सिर्फ अपनी ताकत के दम पे जमीन में खड़े रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तुझे कोई इस तरीके से पकड़ता है तो तुझे उसे नीचे की तरफ धक्का देना चाहिए। तुझे ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक उसकी हालत खराब नहीं हो जाती और अपने पैरों को पीछे की तरफ रखियो। यानी कि आसान शब्दों में इस स्लेव की कोई भी औकात नहीं होती इस बॉडी वाले बंदे के सामने। ये बंदा जीनू मोटे को सिखाते सिखाते इस स्लेव से फाइट कर रहा होता है। इतने में ही जिम का ट्रेनर पीछे से इस बॉडी बिल्डर से बात करते हुए कहता है, हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें काफी टाइम से सबवे के आगे ढूंढ रहा था। तुम काफी समय से मुझे सबवे स्टेशन में दिखाई नहीं दिए। हे कोच कैसे हो? तुम भी काफी समय बाद दिख रहे हो। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अरे मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। लगता है हम दोनों ही एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। और स्लेव को अभी इस चीज से बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हो रहा होता है कि पहले तो बॉडी बिल्डर इसको एक सिखाने का सब्जेक्ट समझ के जीनू किम को सिखा रहा था, दूसरा ये बंदा कोच से बातें करते करते इससे फाइट कर रहा है। इसलिए स्लेव अपना पूरा दम लगा देता है गुस्से में इस बंदे को जमीन में पटकने के लिए। लेकिन स्लेव को एहसास होता है कि वो इस बंदे का पैर हल्का सा भी हिला नहीं पा रहा है। और अभी जो आप स्क्रीन में इमेज देख रहे हो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये स्लेव की औकात इस बंदे के सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ बॉडी बिल्डर ने स्लेव को पकड़ के जमीन में गिरा दिया होता है। स्लेव की हालत खराब हो चुकी होती है और बॉडी बिल्डर कहता है, तुम कोई भी मैचेस इसलिए लड़ते हो ताकि तुम खुद को इम्प्रूव कर सको या फिर कुछ और अच्छी टेक्निक सीख सको ताकि खतरनाक दुश्मनों का सामना कर सको। मैं कभी भी ऐसे इंसान को माफ नहीं करूंगा जो MMA का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। इस बंदे की बातें सुन के जीनू मोटे को याद आ रहा होता है कि उसकी जिंदगी में काफी सारे लोगों ने उसको परेशान करा है MMA का इस्तेमाल करके। जीनू मोटा इस बंदे को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एंचॉल और डाबिन साथ में होते हैं और बाहर वॉक कर रहे होते हैं। और क्योंकि एंचॉल की पास्ट वाली टाइमलाइन में डाबिन उसको छोड़ के चले गई थी, इसलिए अभी एंचॉल सोच रहा होता है अपने मन में, ये सच में बहुत बुरा हुआ। मैं डाबिन को अवॉइड करने की सोच रहा था जब तक मैं अपनी असली वाली टाइमलाइन में नहीं चला जाता। मैं डाबिन को इसलिए अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं याद नहीं करना चाहता कि उस दिन क्या हुआ था। इसलिए एंचॉल डाबिन को कहता है, हे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ? डाबिन कहती है, क्या तुम पूछ रहे हो मुझे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था। मैंने उन सारी जगहों में तुम्हें ढूंढा जहाँ पे तुम हो सकते थे और तू मुझे मिला एंचॉल जैंग के घर पे। आखिर तू एंचॉल जैंग के घर पे क्या कर रहा था? क्या तुम दोनों दोस्त बन चुके हो? कुछ समय पहले तक तो तुम एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, इस बात को ज्यादा समय नहीं हुआ है। वो तुझे अब भी बुली करता है क्या? मुझे बता आखिर बात क्या है? भले ही एंचॉल को असली वाली टाइमलाइन में डाबिन छोड़ के चले गई होती है, लेकिन अभी एंचॉल को डाबिन को देख के प्यार आ रहा होता है। वो डाबिन के गाल पे हाथ लगा के अपने मन में कहता है, सच में जब ये गुस्सा होती है उस समय भी काफी ज्यादा सुंदर लगती है। क्या मैं अपनी असली टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा गधा था जो डाबिन मुझे छोड़ के चले गई? मुझे दोबारा से अपनी टाइमलाइन में वापस जाना होगा ताकि मैं डाबिन के साथ दोबारा से वहाँ पे रह सकूं। डाबिन कहती है, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुझे क्या लगता है अगर तू ऐसे प्यार दिखाएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगी? देख खुद को उदास दिखा के यहाँ पे चीजें बदलने नहीं वाली हैं। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी ऐसी शक्ल देख के तुझ पे दया आ जाएगी? एंचॉल फ्रस्ट्रेट होकर अपने मन में कहता है, अबे और आखिर मैं इस जीनू किम की बॉडी के अंदर क्यों हूँ? ये एक नंबर का गधा है। अगर अभी मैं अपनी बॉडी में होता तो डाबिन का दिल आराम से जीत लेता। डाबिन कहती है, इतना गंदा मुंह बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, तू सच में एक मजाक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचियो कि मैं तुझे बहुत ही आसानी से माफ कर दूंगी। मैं सच में गुस्सा हूँ। जब तक तुझे अपनी गलती का दिल से एहसास नहीं हो जाता तब तक मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। एंचॉल को तो पता भी नहीं होता कि डाबिन उससे नाराज क्यों है, लेकिन वो डाबिन को पीछे से बहुत ही प्यार से पकड़ लेता है और कहता है, ओह डाबिन, मैं तुम्हारी फीलिंग अच्छे से समझ चुका हूँ क्यूटी पाए, तुम परेशान मत हो। तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना?
क्योंकि मैंने स्कूल ट्रांसफर होने के बाद से तुमसे बात नहीं करी है। सच में मुझे माफ कर दो, उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन असल में डाबिन की नाराज होने की वजह कुछ और होती है, इसलिए वो कहती है मुझे पहले से पता होना चाहिए था, तुझे ये बात भी नहीं पता कि मैं तुझसे नाराज क्यों हूँ। तेरा ट्रांसफर होने के बाद से तूने मुझे कांटेक्ट नहीं करा, मैं इस बात से भी नाराज हूँ। लेकिन कुछ और बात भी है, तेरे साथ सिर्फ यही दिक्कत नहीं है कि तूने मुझसे बात नहीं करी, और भी परेशानियां हैं तेरे साथ। एंजल फ्रस्ट्रेट होकर खुद से बोल रहा होता है, अरे और जीनू मोटा भी बोल रहा था कि मेरे साथ कुछ दिक्कत है, आखिर बात क्या है, आखिर मेरे अंदर ऐसी भी क्या दिक्कत है। और जो भी है एंजल की दिक्कत होती है डाबिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसलिए एंजल को याद आता है कि उसकी असली वाली टाइमलाइन में डाबिन उसको छोड़ के चले गई थी, क्योंकि एंजल की हालत बहुत ही फटीचर किस्म की हो गई थी और वो एक राइटर बन चुका था। साथ ही साथ में वो मोटा हो गया था और डाबिन को उसके पीछे जो बीस्ट नजर आता था वो भी उसे दिखाई नहीं देता, और ना ही एंजल उस वाली टाइमलाइन में एक MMA फाइटर बन पाया था। और अभी एंजल को समझ आ रहा होता है सिर्फ वही वजह नहीं थी जिस वजह से डाबिन उसको शायद छोड़ के गई थी। अगर वो एक MMA फाइटर बन भी जाता तो शायद डाबिन उसे फिर भी छोड़ के चले जाती, और उस चीज की वजह वो होती जो अभी डाबिन बोल रही है कि उसमें कमी है, लेकिन डाबिन उसकी कमी उसको बता नहीं रही। एंजल सोच रहा होता है कि उसे बस जीनो मोटे को एक MMA फाइटर बनाना है, उससे हर चीज सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में जीनो मोटा पंचिंग बैग में मुक्के मार रहा होता है जिम में, और जिस बंदे ने उसको अभी बचाया होता है वो कहता है वो तुम्हारे पंचेस काफी ज्यादा बेहतर हैं। तो क्या तुम इस जिम के मेंबर नहीं हो? मैं पहले इस जिम का मेंबर रह चुका हूँ, लेकिन मैंने इस जिम को छोड़ दिया है। अब मैं इससे भी बड़े जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा गोल है एक प्रोफेशनल MMA फाइटर बनना। तूने बताया तेरा नाम जीनो किम है, क्या तू यहाँ जिम में इसलिए आया है क्योंकि तुझे अपना वेट कम करना है? एक्चुअली मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं भी एक प्रोफेशनल MMA फाइटर बनना चाहता हूँ। कम ऑन, इसमें शर्माने वाली बात क्या है? तेरे मुक्के सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, ये पंच मारने की टेक्निक मुझे किसी ने सिखाई है। क्या किसी ने सिखाई है? क्या जिम ट्रेनर ने तुझे सिखाई है या फिर तेरे किसी दोस्त ने? मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको अपना दोस्त कहूँ या फिर क्या कहूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या वो मुझे अपना दोस्त मानता भी है या फिर नहीं। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है जिस वजह से तुम एक दूसरे से नाराज हो? दरअसल हम दोनों साथ में मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो हमेशा बोलता रहता है कि वो सारी चीजों को सॉल्व कर देगा, मुझे बस उसकी बात माननी है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये बंदा 20 किलो के डंबल मारते हुए कहता है, ओह मैं समझ गया, तू उससे नाराज इसलिए है क्योंकि वो हमेशा तुझे अपने ऑर्डर मानने के लिए कहता है ना? नहीं, अपने हुक्म तो वो हमेशा ही चलाता रहता है, ये बात नहीं है। दरअसल उसकी जो बात मुझे परेशान करती है वो ये है, वो हमेशा बोलता रहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा अकेला ही। मैं जानता हूँ वो चीजों को अकेले करने के काबिल है और उसने अकेले काफी सारी चीजें करी भी हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको किसी भी काम में परेशानी नहीं आती। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजों को अकेले करने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी किसी से मदद मांगेगा ये बोल के कि वो परेशान है, उसकी मदद कर दो। उसकी इसी आदत की वजह से लोगों को अपने ऊपर शक होने लगता है। लोगों को ऐसा लगता है शायद वो किसी भी काम के नहीं है, शायद वो अच्छे दोस्त नहीं है जो वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उससे नाराज हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स निपटाना तो सबकी अपनी ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसे जबरदस्ती चीजों को अकेले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ में उसमें और भी काफी सारी और बुरी आदतें हैं। ये बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो ये दोनों साथ में रहते ही क्यों हैं? जीनो मोटा अब भी बोल रहा होता है, मुझे लगता है वो मुझे बिल्कुल सही बोल रहा था। मुझे अपने ऊपर ज्यादा ही भरोसा हो गया था। मैं सोच रहा था मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं उस बंदे से फाइट में हारने वाला था जिसको तुमने हराया। मुझे लगता है मैं MMA फाइटर बनने के लायक ही नहीं हूँ। दूसरा बंदा कहता है, अपने आप को इतनी जल्दी जज मत कर। जिस वक्त मैं स्कूल में था उस वक्त मैं भी काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था और लोग मुझे परेशान करते थे, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती मुझसे पंगा लेने की। ये बात मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि तेरे अंदर टैलेंट है। अगर तू हार नहीं मानता तो तू काफी ज्यादा शानदार बंदा बन जाएगा। तू बस खुद को बेहतर बनाने में फोकस करता रहे, धीरे धीरे करके तू एक बेहतर इंसान बन जाएगा, बेहतर फाइटर बन जाएगा, और तेरे दिमाग में जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगी। जीनो मोटा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, काफी समय बाद कोई इंसान मुझे इतने अच्छे शब्द बोल रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। मुझे तो आदत हो गई थी एंचौल से ताने सुनने की। मुझे लगता है मुझे एंचौल के तानों की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इसकी तरह मुझे सपोर्ट करे। तो खैर इसके बाद इन दोनों का टाटा गुड बाय हो जाता है और अगले दिन जीनो मोटे की मुलाकात स्कूल में होती है एंचौल से। एंचौल कहता है, क्या तो स्कूल आ गया? हाँ मैं आ गया। इतने में ही चश्मिश यहाँ पे आता है सिस्टम वाला और कहता है, गुड मॉर्निंग मास्टर्स, मैंने टीवी में आपका शो दोबारा से देखा, आप सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हमारी क्लास के सारे स्टूडेंट्स यही बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है? क्या तुम दोनों मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? दरअसल एंचौल को भी कल रात की बात याद आ रही होती है जब वो डाबिन के साथ था। डाबिन ने रात को एंचौल को नहीं बताया होता है कि वो किस बात से एंचौल से परेशान है, यानी कि जीनो किम से परेशान है। डाबिन बिना कहे वहाँ से चले जाती है
है और कहती है, आराम से बैठ के सोच और समझने की कोशिश कर कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैं तुझसे नाराज क्यों हूँ, गुड बाय, मैं जा रही हूँ। और लगभग ऐसी ही चीज डाबिन ने दूसरी वाली टाइमलाइन में तब कही थी जब उसका ब्रेकअप हुआ था एंचोल के साथ, जिससे कि एंचोल को वो सारे दुख भरे पल याद आ रहे होते हैं जब डाबिन ने उसको छोड़ा था। अभी तो डाबिन ने एंचोल से ब्रेकअप भी नहीं करा होता, लेकिन उसके बावजूद भी एंचोल को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका 2 बार ब्रेकअप हो चुका है। एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, डाबिन ने मुझे नहीं बताया कि वो मुझसे नाराज क्यों है, लेकिन शायद हो सकता है कि जीनू मोटे को पता हो कि डाबिन मुझसे नाराज क्यों है, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये दोनों एक ही वजह से मुझसे नाराज हों। लेकिन अगर मैं इससे पूछूंगा तो इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी। और जीनू मोटा जो कल बंदे से मिला था उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे एंचोल को उस बंदे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एंचोल को उस बंदे के बारे में ना भी बताऊं तो इससे पास्ट चेंज नहीं होने वाला, ये मेरा अपना मैटर है। अगर मैं एंचोल को उस बंदे के बारे में बता दूंगा तो शायद हो सकता है कि एंचोल बोलेगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से मदद मांगने के लिए। इतने में ही नैरी जैंग यहाँ पे पोज मारते हुए आ जाती है। एंचोल कहता है, अरे यार इसने तो मुझे डरा दिया था, सच में मुझे इस लड़की की बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ रही है, मुझे इसको देखना अच्छा नहीं लगता। नैरी जियोंग कहती है, क्या तुम्हें मेरी आदत नहीं लग पा रही है क्योंकि मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ? जो समझना है समझ ले, ये बता तू यहाँ पे कर क्या रही है? मैं तुम लोगों को ये बताने के लिए आ रखी हूँ कि मेरे डैड ने क्या डिसाइड करा है। एंचोल अपने मन में कहता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आगे चल के एक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है। नैरी जियोंग भी अभी यहाँ पे यही बोल रही होती है कि आगे चल के एक टूर्नामेंट होने वाला है, और एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे ये सब कुछ पहले से पता था। देखा जीनो किम, मैंने कहा था ना, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अभी सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा दूसरी वाली टाइमलाइन में हुआ था मेरे साथ, और अब जो टूर्नामेंट होने वाला है वहीं पे जूनू मोटे को वो बंदा मिलेगा। लेकिन इतने में ही नैरी जियोंग इन सबको हैरान करके कहती है, जो मैं टूर्नामेंट की बात कर रही हूँ वो तो ओरिजिनल प्लान था, लेकिन दरअसल बात यह है कि टूर्नामेंट के लिए काफी सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है। शायद ऐसा प्राइज मनी की वजह से हो रहा है, इसलिए मेरे डैड लोगों ने टूर्नामेंट के आइडिया को कैंसिल कर दिया है। वो इतने सारे बंदों की सरदर्दी अपने सर में नहीं लेना चाह रहे थे, और मैं यहाँ पे बताने आई हूँ कि मेरे डैड का नया प्लान क्या है। और टूर्नामेंट का प्लान कैंसिल हो चुका है, ये बात सुन के जीनू और एंचोल की हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि अगर टूर्नामेंट ही नहीं हुआ तो जीनू मोटा कभी भी MMA फाइटर नहीं बनेगा, और अगर जीनू मोटा MMA फाइटर नहीं बना तो ये दोनों अपनी बॉडी में कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट तो होके ही रहेगा, और मुझे उस टूर्नामेंट का इंतजार है। और आप भी वो टूर्नामेंट की फाइट्स मिस ना करो एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।